नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो भाषा व्याकरण लिपि है और अलंकार संबंधित प्लस आपके जो शब्द शक्ति है उनसे रेगिस्तान वाले क्वेश्चन है वो पूछे जाने हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाषा व्याकरण लिपि अलंकार और शब्द शक्ति के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी संभावना है। तो पैसेज बना के वीडियो को एंड तक देखते रहना गाइस। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिएगा आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। चलिएगा आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के इस वीडियो का कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए रेगिस्तान प्रयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाषा। भाषा है वो भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए है वो प्रयोग होता है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भाषा के दो प्रकार है, मौखिक तथा रेगिस्तान दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित। प्रश्न नंबर 3 है कि मराठी भाषा रेगिस्तान लिपि में लिखी जाती है। तो मराठी भाषा है वो आपकी देवनागरी लिपि के अंदर लिखी जाती है। और प्रश्न नंबर 4 है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि है। तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं में से आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिल जाएगा। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि लिपि में जो लिपि है, लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषा लिखी जाती है। यानी कौन सी ऐसी लिपि है जिसके अंदर हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषा है वो लिखी जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा देवनागरी लिपि। तो देवनागरी जो लिपि है उसके अंदर हिंदी भी आती है, संस्कृत भी आती है और प्राकृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषा लिखी जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि पंजाबी भाषा रेगिस्तान लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी भाषा है वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो है वो गुरुमुखी में लिखी जाती है। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एग्ज़ाम की दृष्टि से आप स्टार लगा करके इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा क्योंकि बार बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस हमारे 2022-23 के एग्ज़ाम के लिए भी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वरों व व्यंजनों के संयोग के समय मात्राओं का प्रयोग रेगिस्तान लिपि में किया जाता है। तो आप सभी को पता है स्वरों और व्यंजनों का जो प्रयोग है वो प्रयोग संयोगों के समय मात्राओं का जो प्रयोग है वो हमारी देवनागरी लिपि के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई रेगिस्तान होती है तो वो वर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ब्राह्मी और खरोष्टी प्राचीन भारत की रेगिस्तान है, क्या है? तो लिपियां है। आगे बढ़ते हैं कि देवनागरी लिपि का जो विकास है वो रेगिस्तान लिपि से हुआ है। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो कौन सी लिपि से हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का है वो विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को रेगिस्तान कहा जाता है।
तो आप सभी को पता है कि विचार विनिमय के मौखिक एवं लिखित माध्यम को भाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लिपि में रेगिस्तान चिन्हों का प्रयोग होता है, तो लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग होता है। आगे हमारा क्वेश्चन है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन रेगिस्तान है। तो भाषा ही महत्वपूर्ण साधन है मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन भाषा को माना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आम बातचीत के लिए रेगिस्तान भाषा का प्रयोग होता है, तो आम बातचीत के लिए मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि जो भाषा शासन स्तर पर व्यवहार होती है कहलाती है, तो उसको हम राजभाषा का नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाषा के जो भाषा है उसके रेगिस्तान रूप होते हैं, तो भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं, जिसे हम मौखिक और लिखित के नाम से जानते हैं। आगे है कि भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने होते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा सूक्ष्म है, रेगिस्तान स्थूल है, यानी भाषा सूक्ष्म है और लिपि क्या है? स्थूल मानी जाती है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में हिंदी हमारी रेगिस्तान है, तो हिंदी हमारी क्या है? राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा के कम विकसित रूप को कहा जाता है, तो बोली या उपभाषा कहा जाता है। आप उपभाषा भी लिख देंगे तो आपका गलत नहीं माना जाएगा। तो भाषा के कम विकसित रूप को बोली या उपभाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के परिवार के लगभग रेगिस्तान बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा के परिवार में लगभग कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हिंदी भाषा के परिवार में है। नेक्स्ट है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो वो बोली कहलाती है। बोली ही विकसित होकर रेगिस्तान का रूप लेती है, तो वो भाषा का रूप ले लेती है, यानी बोली विकसित अवस्था में हो जाती है तो वो भाषा का रूप है वो ग्रहण कर लेती है। नेक्स्ट है कि जिस भाषा को बालक अपनी माँ व परिवार से सीखता है रेगिस्तान कहलाती है, तो वो कहलाती है मातृभाषा। तो नेक्स्ट है कि प्रत्येक भाषा को स्थिर मानव एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान करने के लिए रेगिस्तान की आवश्यकता होती है, तो व्याकरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाषा को स्थिर रखना है, मानव एवं परिनिष्ठित रूप प्रदान करना है, उसको अच्छे प्रकार से जानना है, उसका ज्ञान अर्जित करना है, तो व्याकरण का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधित नियमों का ज्ञान रेगिस्तान होता है, तो वह ज्ञान होता है वो हमें व्याकरण के माध्यम से ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भाषा की शुद्धता के लिए रेगिस्तान शास्त्र होता है, तो वो शास्त्र व्याकरण ही होता है। तो देखिए दोस्तों, व्याकरण के ऊपर कितने क्वेश्चन बन चुके हैं,
तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ये तीनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि व्याकरण को लेकर इन तीनों में से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में 1% निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा के है। तो ये क्या है? भाषा के कौशल है। भाषा रिक्तस्थान संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है भाषा। बोली और भाषा के मध्य होती है, क्या होती है? विभाषा होती है। उर्दू भाषा की रिक्तस्थान लिपि फारसी लिपि है उर्दू भाषा की। और व्याकरण के अंग होते हैं, तो व्याकरण के अंग है वो 4 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। अब हम बात करेंगे आपके अलंकार संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिएगा शुरू करते हैं। आपसे किस प्रकार के अलंकार संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, चलिएगा इस पर हम बात करने वाले हैं। तो आपको या तो एक आपको पंक्ति दे दी जाएगी और उसमें अलंकार पूछा जाएगा, या फिर आपसे अलंकार की परिभाषा दे करके उसमें कौन सा अलंकार है उस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। चलिएगा आज हम शुरू कर लेते हैं हमारे जो क्वेश्चन है कि अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाकबास बेसरी लहियो बसी मुकुतन के संग में अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपको श्लेष अलंकार है वो देखने को मिलता है, यानी श्लेष अलंकार यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे है कि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से वाक्य में चमत्कार होता हो वहाँ कौन सा होता है? अर्थालंकार होता है, यानी अर्थ के माध्यम से हो रहा है तो अर्थालंकार होगा। नेक्स्ट है कि काव्य में जब एक ही शब्द के अलग अलग संदर्भों से अलग अलग अर्थ प्रकट होकर चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर देखो कितने हमारा जो फर्स्ट आया था इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो है काव्य में है वो एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग हमें है वो प्रकट होते नजर आ रहे हैं और उनका जो चमत्कार है वो हमें देखने को मिल रहा है। शब्दों का चमत्कार हमें इसमें देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अपने दोस्तों को भी इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। आगे है कि जब किसी काव्य में किसी शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति उसी अर्थ में हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ भेद आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे लाटानुप्रास कहते हैं, लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट है कि जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती हो पर वहाँ की भिन्नता नहीं हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ होगा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल में रिक्तस्थान अलंकार है। तो यहाँ पर मधुर मधुर शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है और हमने क्या पढ़ा है डेफिनेशन में कि जब किसी काव्य की पंक्ति में एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति होती हो और वहाँ की भिन्नता नहीं हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? पुनरुक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? पुनरुक्ति अलंकार हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मूल रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार हमें पता है। नेक्स्ट है रिक्तस्थान में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर अनेक अर्थ देने का चमत्कार करता है तो वो होता है श्लेष अलंकार। यानी श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है क्योंकि श्लेष का अर्थ ही होता है चिपकना।
तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि रिक्तस्थान दिया हुआ है कि में एक जैसे शब्दों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है परंतु अर्थ हर बार भिन्न होता है तो यमक अलंकार होगा। यहाँ पर आपत्ति आपको दिख रहा है, आपत्ति नहीं है, ये आवर्ती होगा, ठीक है ना। आप सही कर लीजिएगा। जो पीडीएफ फॉर्म में बनाया गया है उसमें थोड़ी मिस्टेक आ गई है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम प्लस कार, यहाँ अलम का अर्थ होता है, अलम का अर्थ पूछा है तो अलम का अर्थ विशेष रूप से आप सभी को पता है। अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का अर्थ होता है शोभा या शोभा करने वाला या बढ़ाने वाला। ये तो आपको सिंपल सी बात है, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं कि जिस अलंकार में शब्दों को प्रयोग करने से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह पर समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाए वहाँ रिक्तस्थान होता है। कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ शब्द अलंकार हमें देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी पूत कपूत है तो क्यों धन संचय और पूत सपूत है तो क्यों धन संचय। यहाँ पर धन होगा, ठीक है ना। यहाँ घन रिपीट हो गया है, घन नहीं होगा। यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर घन नहीं होगा, ये जो धन लिखा हुआ है यही यहाँ पर रिपीट होगा, ठीक है ना। पंक्ति में अलंकार है तो लाटा अनुप्रांत अलंकार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु प्लस प्रास, यहाँ पर अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। प्रास का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वर्ण होता है, ठीक है ना। काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्व रिक्तस्थान कहलाते हैं तो वो अलंकार कहलाते हैं। यानी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले कौन होते हैं? अलंकार होते हैं। शोभा बढ़ाने वाले अलंकार होते हैं। तो काव्य के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। काव्य में दो या दो से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होने पर रिक्तस्थान अलंकार होता है, वहां पर तो अनुप्रास अलंकार होता है। निश्चित रूप से आप सभी को पता है। ये तो चारुचंद्र की चप्पल चांदनी पंक्ति में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। देख सकते हैं आपको यहाँ पर जो वर्ण है उसकी आवृत्ति दो से अधिक बार देखने को मिल रही। देखिए चय की आवृत्ति है तो चय की आवृत्ति आपको 4 बार यहाँ पर नजर आ रही है, तो 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी वहां पर निश्चित रूप से आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य यहाँ पर निहित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर पंक्ति में रिक्तस्थान अलंकार है तो यमक अलंकार यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे शब्द शक्ति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 12th का जो टॉपिक है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम बात करें तो आपका शब्द शक्ति है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और एग्जाम में बहुत बार इसमें से बहुत ही सरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर हम नहीं दे पाते हैं और इसका कारण होता है कि हम छोटी छोटी और बारीकी से इसको नहीं समझ पाते हैं। चलिएगा आज के इस वीडियो में आपको शब्द शक्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में कवर कराने की हम पूरा प्रयास है वो करने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? उसी को तो शब्द शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति रिक्तस्थान शब्द शक्ति कहलाती है तो वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यानी जो मुख्य अर्थ को प्रकट करेगी वो अभिधा शब्द शक्ति होगी। मुख्य या प्रचलित अर्थ के हटकर अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति रिक्तस्थान शब्द शक्ति कहलाती है तो वो होगा आपका लक्षणा। शब्द शक्ति के कितने प्रकार माने गए दोस्तों? तो 3 प्रकार माने गए हैं शब्द शक्ति के।
ने नौकर से कहा, अंधेरा हो गया है। में शब्द शक्ति है, यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। यानी मालिक के नौकर से मालिक के नौकर से कहा, यानी यहाँ पर ने होगा, मालिक ने नौकर से कहा अंधेरा हो गया है में शब्द शक्ति है। यानी अंधेरा हो गया, इसके अनेक अर्थ निकले, यानी व्यंजना है यहाँ पर कि अंधेरा हो गया है तो कौन सा टाइम है, घर जाना है, ऑफिस को बंद करना है, या फिर आरती का टाइम हो गया है, इसलिए कह रहे हैं कि अंधेरा हो गया है तो पूजा पाठ भी कर लीजिएगा। इस प्रकार अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो इसके भी यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, सूर्य से आस्तीन का सांप है में शब्द शक्ति कौन सी है दोस्तों? तो व्यंजना शब्द शक्ति है। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। चमेली का पुष्प श्वेत वर्ण का सुगंधित पुष्प है। उपयुक्त वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। सरल सा वाक्य है। सूरज सिर पर आ गया है में शब्द शक्ति कौन सी है? व्यंजना शब्द शक्ति है। सूरज सिर पर आ गया है, इसके अनेक अर्थ निकाले जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि जब किसी शब्द का मुख्य अर्थ और लक्षण आधारित अर्थ दोनों ही प्रकट न होकर अन्य कोई गूढ़ अर्थ निकलता हो तो शब्द शक्ति कौन सी होगी दोस्तों? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। किसी शब्द के विलक्षण या गूढ़ अर्थ का रेगिस्तान कहते हैं व्यंग्यार्थ। किसी शब्द के लक्षण आधारित अर्थ को क्या कहते हैं दोस्तों? लक्ष्यार्थ कहते हैं। प्रजातंत्र की सफलता के लिए विरोधी पक्ष का होना एक अनिवार्य शर्त है, उसमें कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है। और आज के हमारे यहाँ पर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं कि यह ताजमहल कब पूरा होगा में शब्द शक्ति कौन सी है? लक्षणा शब्द शक्ति है। और क्वेश्चन नंबर 15 है कि आंचल में दूध और आंखों में है पानी में शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति है दोस्तों यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन है वो पूरे हो चुके हैं। हमने भाषा, व्याकरण, लिपि, अलंकार और शब्द शक्ति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। यदि आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा प्रयास रहता है कि हर एक बच्चे के है वो पूरे में से पूरे मार्क्स है वो आए। और हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। चलिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।